जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या रही। आपसे पूछा है कि मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या रही, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 130 रही। भारत की जो रैंक रही मानव विकास सूचकांक पर 130 है 2025 में। चलिए मानव विकास सूचकांक से आपसे महत्वपूर्ण बताते हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा सबसे पहले 1990 में आई। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। एसडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको बोलते हैं। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन महबूब उल हक जो कि पाकिस्तान और अमृत सेन भारत ने किया। एसडीआई की गणना जो होती 3 मुख्य घटक शामिल हैं इसमें, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। इसका जो मानक होता मान होता है एसडीआई का वो 0 से 1 के बीच में होता है। 2025 की रिपोर्ट में भारत की रैंक 130 रही। 2025 में शीर्ष स्थान पर जो रहा वो स्विट्जरलैंड रहा, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जापान की संसद का नाम क्या है। आपसे पूछा कि जापान की संसद का नाम क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डाइट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जापान के संसद को डाइट कहा जाता है। इसका पूरा नाम द नेशनल डाइट ऑफ जापान है, या एक द्विसदनीय विधानमंडल है जिसमें 2 सदन होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ काउंसिलर। बाकी विकल्पों की बात करें तो जो है फेडरल असेंबली जो है यह आपका स्विट्जरलैंड की संसद का नाम है। कांग्रेस या अमेरिका की संसद का नाम, और पार्लियामेंट जो है यह सामान्य शब्द है, लेकिन ब्रिटेन की संसद का नाम विशेष रूप से पार्लियामेंट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा हिडनबर्ग रेखा जो है किन 2 देशों के मध्य स्थित थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछा कि हिडनबर्ग रेखा जो है किन 2 देशों के मध्य स्थित थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी और पोलैंड। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हिडनबर्ग रेखा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने पश्चिम मोर्चे पर बनाई थी। यह रक्षात्मक सैन्य रेखा थी जो जर्मनी की सीमा से फ्रांस और बेल्जियम तक फैली थी। युद्ध के बाद वर्साई की संधि 1919 के अंतर्गत जर्मनी को यह क्षेत्र छोड़ना पड़ा। समानता इसे जर्मनी और पोलैंड के बीच की ऐतिहासिक सीमा से जोड़ा जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो कनाडा और अमेरिका की बात करें तो इनके बीच की सीमा 49वां समांतर कहलाती है। फ्रांस और इंग्लैंड इनके बीच समुद्र है डोवर जलडमरू मध्य, कोई हिडनबर्ग रेखा नहीं। और ब्रिटेन और आयरलैंड इनके बीच की सीमा आयरिश सीमा कहलाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्न में से किस मूल्य वर्ग के नोट पर कोणार्क सूर्य मंदिर की इस तस्वीर है। अभी या कल भी हम लोग डिटेल में पढ़े थे, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से किस मूल्य वर्ग के नोट पर कोणार्क सूर्य मंदिर की तस्वीर है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 रुपए के नोट पर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वर्तमान 10 रुपए के नए नोट पर जो कि चॉकलेट ब्राउन रंग का है 2018 में जारी नई श्रृंखला के पीछे की और उड़ीसा स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर की झलक छपी हुई है। बाकी विकल्पों की बात करें तो यह भी इंपॉर्टेंट है। 50 रुपए के नोट पर अभी हम लोग कल पढ़े थे, इसमें हम्पी के रथ कर्नाटक की तस्वीर है। 200 रुपए के नोट की बात करें तो इसमें सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है की तस्वीर है। और 100 रुपए के नोट पर हमने अभी कल पढ़ा था, इनमें जो है 100 रुपए का नोट पर इनमें जो है रानी का वाव का चित्र अंकित है जो कि पाटन गुजरात में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ऑस्कर 2025 में सर्वाधिक पुरस्कार जीतने वाली फिल्म कौन सी थी। आपसे पूछा है कि ऑस्कर 2025 में सर्वाधिक पुरस्कार जीतने वाली फिल्म कौन सी थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनोरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो आयोजन तिथि थी वो 9 मार्च 2025 को डाल्बी थिएटर लॉस एंजलिस में। मेजबान जो थे जिमी किमेल थे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो रही अनोरा रही। सबसे अधिक पुरस्कार जो जीता अनोरा ने, कुल 5 ऑस्कर जीते। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड सान बेकर को मिला जो अनोरा फिल्म के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंड्रू स्कॉट फिल्म स्ट्रेंजर्स के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो के कूट नाम से 1948 में किस राज्य का विलय किया था। आपसे पूछा कि भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो के कूट नाम से 1948 में किस राज्य का विलय किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1947 के बाद हैदराबाद के निजाम भारत में विलय के पक्ष में नहीं थे। भारत सरकार ने 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो शुरू किया। इस सैन्य अभियान को पुलिस एक्शन भी कहा जाता। 18 सितंबर 1948 को निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जिस पर केवल संसद कानून बना सकता है, राज्य सूची जिस पर केवल राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हो, समवर्ती सूची जिस पर संसद और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो यह भी इंपॉर्टेंट है। 4थी अनुसूची जो है राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन से संबंधित है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार व अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तुहिनकांत पांडे, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेबी का पूरा नाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे इंग्लिश में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में हुई। संवैधानिक दर्जा जो मिला सन 30 जनवरी 1992 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के। इसका मुख्यालय जो मुंबई में है। अन्य क्षेत्रीय कार्यालय जो इसका नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद में है। सेबी के पहले अध्यक्ष की बात करें तो सेबी का पहले अध्यक्ष तो डॉक्टर एस दवे थे। पहली महिला अध्यक्ष जो थी इससे पहले ही थी माधवीपुरी बुच थी, और वर्तमान में जो अध्यक्ष हो जाते हैं वो तुहिनकांत पांडे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा है कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दिनेश महेश्वरी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विधि आयोग का मुख्य उद्देश्य न्यायिक सुधार और नए कानूनों की सिफारिश करना है। आयोग की संरचना एक अध्यक्ष और अधिकतम 4 पूर्णकालिक सदस्य प्लस अंशकालिक सदस्य होते हैं। अब गठित विधि आयोग 23वां विधि आयोग है जो कि 2025 तक है। वर्तमान में 2025 में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो बने हैं दिनेश महेश्वरी बने हैं। विधि आयोग का कार्यकाल जो होता है सामान्यतः 3 वर्ष का होता है। विधि आयोग का जो मुख्यालय होता है वह नई दिल्ली में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 371F, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 371F में सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। यह अनुच्छेद 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जब सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। इसमें सिक्किम की विधानसभा, कानून और कुछ विशेष अधिकारों को संरक्षित किया गया है। बाकी विकल्पों की बात करें तो 371C जो है मणिपुर राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 371 जो है महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 371A नागालैंड राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। आपसे पूछा है कि संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय कुमार, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूपीएससी जिसे बोलते हैं यूनियन पब्लिक स्टाफ कमीशन, इसकी स्थापना जो हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। इसका प्रारंभिक नाम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में यूपीएससी का प्रावधान, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष अजय कुमार हो जाते हैं इसके। यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका जो कार्यकाल होता है, अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे।
अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी जो है किस राज्य में स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दिबांग घाटी जिला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ की जनसंख्या घनत्व मात्र 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो भारत में सबसे कम है। यह इलाका घने जंगलों और दुर्गम पर्वतीय भूभाग से भरा हुआ है। या मिश्मी जनजाति प्रमुख रूप से यहाँ निवास करती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्न में से किस बैंक की स्थापना 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में की गई थी। आपसे पूछा कि निम्न में से किस बैंक की स्थापना 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में की गई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक का। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई थी। 1809 में इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। बाद में 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI रख दिया गया। बाकी विकल्पों की बात करो तो एक्सिस बैंक, इसकी स्थापना जो हुई थी 1993 में इसकी स्थापना हुई और पहले इसका नाम था वो UTI बैंक था। IDBI यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1964 में हुई थी। 1964 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या 1919 से स्थापित हुआ था, 1919 में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। आपसे पूछा कि 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर 24 सितंबर 1932 को हुआ। यह समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। यह समझौता पुणे की यरवदा जेल में हुआ जहां गांधी जी उस समय कैद थे। समझौते का मुख्य बिंदु था डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मांगे गए अलग निर्वाचक मंडल की जगह दलित वर्ग के लिए समान निर्वाचन प्रणाली प्लस आरक्षित सीटें तय की गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज ब्रिटेट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण मुंबई में 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की भारत यात्रा की स्मृति में कराया गया था। इसका डिजाइन स्कॉटलैंड के वास्तुकार जॉर्ज ब्रिटेट ने तैयार किया था। वास्तुकला शैली जो थी हिंदू और मुस्लिम स्थापित कला का मिश्रण था। उद्घाटन हुआ था 1924 में। यह मुंबई का एक प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटक स्थल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और वर्तमान समय में देश के राष्ट्रपति कौन है यह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 52 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 52 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है लेकिन वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता दर्शाता है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जालियांवाला बाग नरसंहार पर किसने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। आपसे पूछा है कि जालियांवाला बाग नरसंहार पर किसने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जिसमें जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई। इस घटना से आहत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड यानी कि सर की
की उपाधि को वापस लौटा दिया। टैगोर का मानना था कि ऐसी सरकार के सम्मान को धारण करना सन की बात है जो निर्दोष नागरिकों की हत्या करे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 1964 में जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने। आपसे पूछा कि 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी के मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गुलजारी लाल नंदा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू का निधन 27 मई 1964 को हुआ। उनके मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नंदा जी 2 बार कार्यवाहक मंत्री बने, एक बार 1964 में नेहरू जी के मृत्यु के बाद और दूसरी बार 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु के बाद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी। आपसे पूछा कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रुक्मणी देवी अरुंडल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रुक्मणी देवी अरुंडल एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना और सांस्कृतिक सुधारक थी। उन्हें 1952 में राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला का गौरव प्राप्त है। उन्होंने भरतनाट्यम नृत्य को पुनर्जीवित करने और विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाकी विकल्पों की बात करें तो यह भी चर्चित नाम है राजकुमारी अमृत कौर, भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और एक नाम और यहां ध्यान रखिएगा, सरोजिनी नायडू, ये भारत की पहली महिला जो है राज्यपाल थी, ये भी उत्तर प्रदेश की ही थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। आपसे पूछा कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 48 भारत के संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। इसमें राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह कृषि और पशुपालन को आधुनिक व वैज्ञानिक तरीकों से संगठित करे। साथ ही गौवंश और दुधारी पशुओं की नस्लों के संरक्षण और सुधार तथा उनके वध पर रोक लगाने की बात कही गई है। बाकी विकल्पों की बात करें तो यह भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता की योग्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 92 भारत के संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद मौजूद नहीं है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए संस्कृति भाषा शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सीरीज चल रही है यही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी प्रश्न है आए हुए प्रश्न है और आप देखिएगा आप लोग एग्जाम में यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।